जी गर्ल्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। सबसे पहले ये देखेंगे एम्पलीफायर क्या होता है, फिर देखेंगे एम्पलीफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर। एम्पलीफायर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज़ किया है। ठीक है, ट्रांजिस्टर को लगा के हम एम्पलीफायर बनाएंगे। तो एम्पलीफायर है क्या? ये एक डिवाइस होता है जो कि एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड जो हम सिग्नल देते हैं इनपुट के तौर पे उसको इंक्रीज़ कर देता है, जो वो हमें आउटपुट पे रिसीव होती है, और वो डिवाइस कहलाता है एम्पलीफायर। और इस प्रोसेस को कहते हैं एम्पलीफिकेशन। यानी एन एम्पलीफायर इज़ अ डिवाइस विच इंक्रीज द एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन सिग्नल में एन AC, may and square wave. An ideal amplifier reproduces the original wave shape of an input signal. ये हम सारी चीज़ें साथ साथ देखते जाएंगे जब हम डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। एम्पलीफिकेशन क्या है? द प्रोसेस विच कन्वर्ट्स लो वोल्टेज और करंट टू हाई वोल्टेज और करंट इज कॉल्ड एम्पलीफायर। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर से मुराद ये है कि हम ये देखेंगे कि ये किस डिवाइस जो है जो हम बनाएंगे वो किस किस चीज़ को एम्पलीफाई करता है। वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा तो उसको हम वोल्टेज एम्पलीफायर कहेंगे, करंट को करेगा तो करंट एम्पलीफायर होगा, पावर करेंगे तो पावर एम्पलीफायर होगा। तो इसके 3 टाइप्स हैं। अब हमने ट्रांजिस्टर को यूज़ करना है और हमने बनाना है एम्पलीफायर। तो यहाँ पे आप देखिए डायग्राम में, यहाँ पे हमने NPN ट्रांजिस्टर यूज़ किया है। ये NPN ट्रांजिस्टर है। देखिए बेस से एमिटर की तरफ एरो का निशान है। बेस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है। ठीक है, और इसमें कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया है। कैसे पता चल रहा है? ये देखिए एमिटर को हमने ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, कॉमन लिया हुआ है। इट मीन्स के मैंने पहले भी बताया था कि हम जब भी ट्रांजिस्टर को यूज़ करेंगे तो इसकी सबसे बेस्ट जो फॉर्म है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। आपने देखा था क्यों? क्योंकि उसमें हमें करंट, वोल्टेज और पावर गेन तीनों मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसमें ये इसके सर्किट को कैसे बनाया हुआ है? ट्रांजिस्टर के साथ, ये देखिए ट्रांजिस्टर बेस के साथ ये कैपेसिटर लगाया हुआ है और एक ये रेजिस्टेंस लगाई हुई है। ठीक है, और ये आपके पास इनपुट सिग्नल है, ये वाला जो हम यहाँ से इनपुट जहाँ से देंगे इसके दरमियान में उन्होंने इनपुट सिग्नल को शो किया। ये VBB बैटरी है जो बेस के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा, दूसरी साइड पे आ जाए। ये इनपुट जंक्शन, अगर आप इसको देखें, ये बैटरी क्यों लगाई है? ताकि हम इसका इनपुट जंक्शन जो है, ये वाला जो जंक्शन है, ठीक है, इसको फॉरवर्ड बायस बना सके, क्योंकि एमीटर नेगेटिव है, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया बैटरी के, और बेस जो है वो पॉजिटिव है, उसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। तो ये आपके पास फॉरवर्ड बायस हो गया। अब आ जाते हैं हम आउटपुट जंक्शन की तरफ। ये आउटपुट जंक्शन है, इसमें VCC बैटरी है, ठीक है, जो कलेक्टर के साथ है, और इसमें एक लोड रेजिस्टेंस R है जहाँ पे हम आउटपुट कलेक्ट करते हैं। ये C2 है। ये मैं आपको बताऊंगी हमने C2 क्यों यूज़ किया और उधर इनपुट में हमने C1 क्यों यूज़ किया। ये हमें आउटपुट सिग्नल मिल रहा है, यानी वो जहाँ प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे आएगा। यहाँ ज़ाहिर डायग्राम में बहुत कम एम्पलीफिकेशन दिखाई हुई है, लेकिन आपने जब ये वाला सिग्नल बनाना है इसको थोड़ा लंबा करके बनाना है ताकि एम्पलीफिकेशन प्रॉपरली शो हो। ठीक है, अब इसमें भी देखें कैपेसिटर जो है ये कलेक्टर जो है ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है। इधर एमीटर भी नेगेटिव है लेकिन इसको आपने ग्राउंड किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये रिवर्स बायस में है। ठीक है, ये हमारे पास जो सर्किट बन रहा है, ये वाला लूप जो है ये हमारा रिवर्स बायस में आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये कैपेसिटर क्यों लगाया है, इधर कैपेसिटर क्यों लगाया है और इधर भी कैपेसिटर क्यों लगाया है। ये कैपेसिटर इसलिए लगाया है कि यहाँ से इनपुट, ये वाली इनपुट जो है ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल जो ऊपर वाला है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, ये जब यहाँ से इनपुट फ्लो करेगी, करंट जाएगा तो कैपेसिटर में से गुजरेगा, गुजर के आगे इसने बेस में जाना है ताकि वर्किंग स्टार्ट हो।
एम्पलीफिकेशन स्टार्ट हो। दूसरी तरफ हमारे पास ये बैटरी है, बैटरी से भी करंट जाएगा और ये रेजिस्टेंस में से गुजरेगा। कुछ थोड़ा सा जो करंट है वो रेजिस्टेंस पे, पोटेंशियल जो है वो रेजिस्टेंस पे ड्रॉप हो जाएगा आर पे, बाकी इसमें से गुजरेगा करंट और वो भी बी की तरफ यानी बेस की तरफ जाएगा। लेकिन ये कैपेसिटर यहाँ इसलिए लगाया कि ये जो करंट जा रहा है ये कैपेसिटर से गुजर के वापस इनपुट की तरफ ना आ जाए, अगर इनपुट की तरफ आएगा तो इसको डिस्टर्ब करेगा। अब ये कैपेसिटर में से क्यों गुजर नहीं सकता, क्योंकि ये जो करंट है ये डीसी करंट है, VBB, क्योंकि बैटरी है, बैटरी से आपको पता चल रहा है ये डीसी करंट है, और ये साइन से भी पता चल रहा है ये AC करंट है। इनपुट हम AC दे रहे हैं, ये हमारे पास डीसी करंट है। डीसी करंट कैपेसिटर जो है ये डीसी को ब्लॉक करता है, जब इधर को जाएगा कैपेसिटर की तरफ, डायरेक्शन इसकी इस तरफ डायरेक्शन होगी, यानी कैपेसिटर की तरफ अगर ये आएगा तो कैपेसिटर इसको गुजरने ही नहीं देगा, ठीक है। AC जो है वो उसको आसानी से इसमें से गुजर जाएगी और ये दोनों मिल के B पे आएगी। अब यहाँ पे करंट पॉजिटिव साइकिल है और इधर से भी पॉजिटिव, यहाँ से भी करंट आ रहा है, B पे वैसे ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आके B जो है बेस मोर पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपके पास एक साइकिल इसका इनपुट साइड पे जो है इसकी ये डिस्क्रिप्शन थी। अब हम आउटपुट साइड पे आते हैं। यहाँ भी सेम यही बात है कि ये जो बैटरी लगी हुई है ये DC है, ये ऊपर जाएगी तो हमारे पास जो कैपेसिटर है इसमें से गुजर नहीं पाएगी, इसको ब्लॉक कर देगी, ठीक है। जबकि AC जो पीछे से आ रही है वो इसमें ये वाला करंट उसमें शामिल नहीं होगा और AC कैपेसिटर में से आराम से गुजर के यहाँ हमें आउटपुट मिल जाएगी। अब आप गौर से देखिए, जो इनपुट सिग्नल है और आउटपुट सिग्नल है इसमें 180 डिग्री का फेस शिफ्ट है। इसका इनपुट देखिए जिसको शेडेड किया हुआ है वो ऊपर की साइड पे है, इधर आके वो हमारे पास ट्रफ में नीचे वाली साइड पे आ जाता है, पोर्शन उसका नीचे की तरफ है। मैं जब आपको कॉमन एमीटर कन्फिगरेशन पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉमन एमीटर कन्फिगरेशन फेस शिफ्ट देते हैं, ठीक है। ये आपके पास सर्किट डिस्क्रिप्शन थी। ज़रूरी नहीं है जो नोट्स में लिखा हुआ है इसको आपने वर्ड टू वर्ड जो है वो फॉलो करना है। आप इसमें सर्किट बनाएंगे, सर्किट डायग्राम का हेडिंग देंगे। नोट्स में डायग्राम्स इसलिए बीच में बनाई जाती हैं ताकि कम से कम पेजेस यूज़ हों और आपको का फोटोकॉपी का जो खर्चा है ना वो कम हो। आपने सर्किट डायग्राम का हेडिंग देना है, फिर सर्किट डायग्राम बनानी है, फिर आपने इसके जो कंपोनेंट्स हैं जो इसमें यूज़ किए हैं जैसे C1 हो गया, इनपुट है, R है, VBB है, ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे VCC है, RL है या C2 है, आउटपुट है, ये सारे सर्किट डिस्क्रिप्शन होंगे। इनको लिख के इनके आगे बताना है C1 क्या है, इनपुट पे कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है, R इनपुट रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे आप इसकी वर्किंग या इसकी ऑपरेशन लिखेंगे। ये जहाँ डायग्राम बनाई हुई है ये वाला इन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है, यानी द सर्किट फॉर द कॉमन एमीटर NPN ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इज गिवन इन द फिगर, ठीक है। इन दिस केस इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड एमीटर वाइल द आउटपुट इज ऑब्टेन्ड बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर अक्रॉस RL। व्हेन नो इनपुट इज अप्लाइड, जब हम इनपुट नहीं देते, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू, यानी V आउटपुट किसकी इक्वल होगी, VCE की इक्वल होगी, ठीक है। अच्छा, एज नो करंट अक्रॉसेज RL, यानी ये VCE जो है आपके पास इसकी इक्वल होगी यहाँ पे जो आपके पास पोटेंशियल आएगा, ठीक। व्हेन वी गिव एन इनपुट सिग्नल, जब हम इनपुट सिग्नल देंगे करंट विल फ्लो थ्रू RL, ठीक है। करंट जब इसमें से इनपुट सिग्नल देंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगी RL पे और उसकी वैल्यू क्या होगी, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC RL। ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये हम कैलकुलेट ऐसे करेंगे कि हमारे पास ये जो आपके पास लूप बन रहा है, ये वाला लूप, ठीक है, ये आपके पास एमीटर बेस जंक्शन के अंदर अंदर जो लूप बन रहा है, इस पे हम किरचॉफ्स वोल्टेज रूल लगाएंगे जिसमें द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस प्रेजेंट इन द सर्किट इज इक्वल टू 0, अलजेब्रिक सम उनका 0 होगा, ठीक है। इसमें लगाएंगे, इसमें एक VBB है, VBB से हम स्टार्ट लेंगे, ठीक है, और इधर आएंगे, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो IB है, वो R पे कुछ ड्रॉप होगा, जब IB और R मिलेंगे तो ये भी पोटेंशियल बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास टोटल जो वोल्टेज होगी उसको भी हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। इसी तरह हम ये आउटपुट सर्किट जो है इस तरफ जाएंगे, यहाँ भी किरचॉफ सेकंड रूल लगाएंगे, वोल्टेज रूल जिसको कहते हैं, और यहाँ से भी फिर हम ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ऑपरेशन क्या है, यानी वर्किंग।
जब पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC अपीयर्स अक्रॉस द बेस, जब यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल जिसको शेडेड किया हुआ है यहाँ से फ्लो करेगा, कैपेसिटर में से गुजरेगा, बेस पे अपीयर होगा, तो क्या होगा, बेस इज़ मेड मोर पॉजिटिव, क्योंकि बेस EnPn है, बेस पे पहले ही पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसमें और पॉजिटिव चार्ज ऐड हो जाएगा एंड बिकम अ फॉरवर्ड बायस, ठीक है। सो बायस के यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ड्यू टू दिस मोर इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एमिटर टू बेस विच कॉजेज टू इंक्रीज कलेक्टर करंट, ठीक है, और ये कलेक्टर पे जो करंट पहुंचेगा उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देगा। इफ़ IB इज़ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट इन बेस, अब IB कैपिटल IB, यहाँ ऊपर स्मॉल IB की बात की, कैपिटल IB, स्मॉल IB जो है ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ क्या है, आप चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर की बुक खोलें, उसमें आप इस देखें, आपको ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डिफ़ाइन की हुई मिल जाएंगी, क्योंकि आप उसको आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, आपको समझ आ जाएगी। ना समझ आए तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या वहाँ से तस्वीर बना के मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूँगी। अच्छा, इसी तरह से स्मॉल IC जो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है AC कंपोनेंट की, यानी जो AC कंपोनेंट है उसकी, और वो कलेक्टर करंट है IC, तो बेस करंट किसके इक्वल होगा, IB प्लस स्मॉल IB प्लस कैपिटल IB, एंड कलेक्टर करंट स्मॉल IC प्लस कैपिटल IC. This increase in collector current passes through RL and increase the voltage drop across RL and hence VCE drops. अब जब ये इस लाइन्स का क्या मतलब है, VCE जो यहाँ पे इसकी इस जंक्शन की वोल्टेज है CE, ये कलेक्टर एमिटर जंक्शन जो है इसकी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। क्यों ड्रॉप होगी, जब हमारे पास पीछे से आउटपुट ज़्यादा आएगी, ये मैक इससे ज़्यादा होगी, VCC की इक्वल होगी, VCC से ज़्यादा नहीं होगी। और यहाँ से हमारे पास जो पीछे से इनपुट आ रही है, जब बेस में से पास होके कलेक्टर पे आके RL पे कलेक्ट होगी, उसकी वैल्यू अगर VCE जंक्शन वोल्टेज से ज़्यादा होगी तो हमें जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो एम्पलीफाई होके मिलेगा, क्योंकि उसकी इसकी जो वैल्यू है, इस इनपुट सिग्नल की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ करेगी। वो जो इनपुट सिग्नल यहाँ से जो आया, इसकी जो मैग्नीट्यूड थी जब वो RL पे पहुँचा तो वो इंक्रीज़ करेगी। वो किस फैक्टर से इंक्रीज़ की, वो इन कौन कौन से फैक्टर थे, IB प्लस कैपिटल IB, स्मॉल IC प्लस कैपिटल IC. During the negative half cycle of input signal, the base is made less positive, ठीक है, and base emitter junction is made less forward bias, ठीक है. As a result of this, a few electrons flow from emitter to base, which causes to decrease the collector current. Now base current becomes IB minus IB and the collector current becomes IC minus small IC. This decrease in collector current decrease the voltage drop across RL. Again जो है इसकी वजह से हमारे पास voltage drop decrease हो जाएगा और हमारे पास VCE increase कर जाएगी. अब ये VCE जो increase करेगी ये ऐड हो जाएगी आउटपुट में और हमें सिग्नल जो है वो लार्ज मिलेगा, सिंस द एम्पलीफायर होके मिलेगा. सिंस द चेंज इन कलेक्टर एमिटर वोल्टेज इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द बेस वोल्टेज, जो बेस से वोल्टेज जा रही है उसकी हमेशा अपोजिट होगी. बेस में यहाँ से जो पीछे से वोल्टेज यहाँ आएगी उससे हमेशा CE जो होगी वो आपके पास अपोजिट होगी, ठीक है. और वो क्यों होगी, आउटपुट होगी जो मिलेगी 180 डिग्री के फेस शिफ्ट की वजह से. अब ये जो ऊपर हमने सारा इसकी वर्किंग पढ़ी है, इसको अब मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं कि वोल्टेज गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेजिस्टेंस गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, पावर गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो आपको पता है वोल्टेज गेन जो होती है, गेन आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, V आउटपुट V इनपुट. आउटपुट जो है IC RL की इक्वल है, इनपुट जो है IB R की इक्वल है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे IB करंट है, R इनपुट रेजिस्टेंस है, RL जो है आउटपुट रेजिस्टेंस है और IC आउटपुट करंट है. अब यहाँ पे स्मॉल IC और स्मॉल IB इसलिए लिया गया ये आपके पास DC करंट है. AV इज इक्वल टू बीटा AR. ये कैसे आया कि आपके पास IC ओवर IB बीटा हो जाएगा और RL ओवर AR के इक्वल, यानी ये रेजिस्टेंस गेन होगा. नीचे इसको रेजिस्टेंस गेन को कैलकुलेट किया है. और पावर गेन किसके इक्वल होगा, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R के फार्मूले में आप लिखेंगे, I स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, I स्क्वायर की वैल्यू I स्क्वायर C ओवर I स्क्वायर B RL ओवर R, तो यह बीटा स्क्वायर AR के इक्वल हो जाएगा, ठीक है.
फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, बैंड विड्थ, इसके लिए मैं आपको अलग से 2 मिनट की वीडियो बना के भेजती हूँ।